नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आ रहे थे और कमेंट भी आ रहा था। आईसर का यानी ICAR के असिस्टेंट का जो पेपर हुआ 4 शिफ्ट में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एक शिफ्ट में आते हैं, तो 100 क्वेश्चन टोटल बन रहे। आपने कहा करवा दो, हालांकि मेरे पे टाइम नहीं है, ठीक है, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, बट लिटरली बता रहा हूँ टाइम नहीं है। बट फिर भी कोशिश की जा रही है कि आपके मेंस से पहले, मतलब आज और कल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे 100 क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। PDF मैंने आप लोगों से मांगी है, 29 जुलाई फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट मेरे पास है, और जो बाकी चौथी शिफ्ट होगी वो आप भेज देना। मेल ID मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, उस पर जाके भेज देना अगर आप हिंदी अंग्रेजी में दे के आए हैं। 29 जुलाई के तीनों हैं, ठीक है। आप बाकी देख लेना चौथी शिफ्ट कौन सी है, वो अगर आप उसमें एग्जाम था तो उसका भेज देना। और 2500 प्रश्न आप लोग कह रहे थे बड़ा टफ है वो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मतलब बहुत गंदा पेपर था, ऐसा ऐसा। तो देख लेते हैं कि क्या पेपर था, और मेंस के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि TCS ने लेटेस्ट पैटर्न का पेपर यही करवाया। तो चलो सीधे पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, विकराल सा दिखने वाला ये प्रश्न आसान है, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम नीचे सॉल्व करेंगे। पहले देख लो डेसिमल जो है ना, डेसिमल हर जगह सेम है नीचे, और ऊपर देखो 3 3 6 2 3 5। तो आप ऊपर ना सॉल्व करके पहले नीचे सॉल्व कर लो। यहाँ गुणा करोगे 14 सत्ते 98, 14 एक नम 14 9 23, ठीक है। 3 एक 4 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी ये हो जाएगा 0.0238 प्लस 21 से गुणा कर लो। 21 दूना 42, हंसी लाएगी 4, 21 दूना 42 4 46, हंसी लाएगी 4, 21 ત્યાં 63 4 67, कितने अंक पे दशमलव लगेगा 4। ये हो गया। जोड़ दोगे तो 8 2 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 1 7, यानी 0.7 आपका नीचे लिखा हुआ, 0.7 लिखा हुआ। अब हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी हमारा हो गया 0.854 गुणे 7.42 प्लस ऐसे लिख लो 0.43 मल्टीप्लाइड बाई 51.24। हमने क्या किया, 10 से गुणा कर लिया, नीचे 0.7 था यानी 7 बचेगा। 7 से काटोगे 1.06 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये 7 से काटोगे 7 7 49, 7 या 21, 7 दूनी इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर देखो थोड़ा सा, देखो 7 का 0.4 गुना कितना होगा, यानी 7 के आधे से, अगर 7 का आधा बात करो 7 का 0.5, तो 3.5 के करीब इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 7 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 3.5 लगभग इसकी वैल्यू। और 1.06 का 0.8 गुना लगभग 1 के बराबर होगा, यानी लगभग इतना हो गया। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो भाई साहब एक बात बताओ मुझे, एक बात हमें बता दो, आराम से बता दो सिंपल तरीके से, कि 1 + 3.5 करेंगे तो लगभग कितना आंसर आना चाहिए, 4.5। कितना आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में एक भी 4.5 के करीब नहीं, तो मुझे सारे आंसर गलत लग रहे हैं, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है, बस कैलकुलेशन में अगर देख लेना मिस्टेक ना हो। अगला प्रश्न बड़ा सा दिख रहा है नहीं कुछ इसमें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कहा गया एक ट्रेडर है, 30% एक वस्तु को बेच के अगर 35% डिस्काउंट पे बेचे मार्केट प्राइस पे, तो उसे 30% का फायदा होता है, यानी मार्केट प्राइस कुछ है। ये देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं CP मानूँ कि 100 रुपये है भाई साहब, 100 रुपये CP है, तो 30% का फायदा यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 130 रुपये। और कहा गया 35% डिस्काउंट के बाद बेचा गया, यानी कि मार्केट प्राइस पे 35% का डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस के 65% पे बेचा गया, यानी मार्केट प्राइस का 65% 130 है, यानी 1% दो, यानी मार्केट प्राइस हो गया 200। अब कहा गया कि अगर, अब क्या कहा गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%, यानी कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा के कर दिया जाए, 120 कर दिया जाए। और कहा गया ट्रेडर को अभी भी सेम प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, पहले कितना ले रहा था 30%, अभी भी 30% चाहिए, यानी अब 36 रुपये, 120 का 30% 36 रुपये, यानी अब बेचना कितने में पड़ेगा, 120 + 36, यानी कि 156 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी अब वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 156 रुपये में। तो 200 जिस वस्तु पे लिखा है उसको 156 में बेचने के लिए 44 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 44 200 का कितना परसेंट है, 22%। सिंपल सा प्रश्न। क्या कहा गया, कहा गया ए कोई व्यक्ति है जो अपना लाभ परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, बी अपना लाभ परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। कहा गया अगर उनके प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस 588 रुपये हो और सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो, दोनों ए के लिए भी बी के लिए भी, और कहा गया बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट। देखो पहले सीधी सी बात सुनो, ए और बी दोनों कुछ कोई वस्तु है जो एक ही दाम में बेचते हैं। एक व्यक्ति अपने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट की गणना करता है, दूसरा सेलिंग प्राइस पे। दोनों के जो लाभ हो रहा है, दोनों का जो लाभ हो रहा है उसका जो अंतर है वो 588 रुपया है। जो दोनों का लाभ हो रहा है उसका अंतर, लाभ का अंतर 588 रुपया है, ठीक है। और दोनों को 28% का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितनी है। देखो आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस पहले वस्तु की, पहले का भी सेलिंग प्राइस उतना है, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस उतना है।
ठीक है, पहले का भी सेलिंग प्राइस उतना है, दूसरे का भी उतना है। आपसे कहा गया कि देखो पहले वाला सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पे उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 28% का, यानी 28 SP/100 का उसे लाभ होता है पहले। दूसरे को CP पे 28% का नुकसान होता, फायदा होता है, यानी CP का 28%, CP गुड़े 28/100। और आपसे कहा गया एक बात बताओ कि CP पे 28% का फायदा लेने के बाद ये इसका भी सेलिंग प्राइस उतना ही है, इसका भी सेलिंग प्राइस उतना ही है। देखो दोनों केस में देखो, ये CP पे लाभ कमाता है तो भी उतना बिकता है, ये सेलिंग प्राइस पे ही लाभ कमाता है, और दोनों 28%, ये CP पे 28% है, सेलिंग प्राइस पे 28%, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, 588 रुपये। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 28 काट दो तो ये 21 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई साहब, 2100 रुपये। आप देखो, आपने कहा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ दूसरी वाली वस्तु के लिए, दूसरी वाली वस्तु के लिए क्रय मूल्य था CP, विक्रय मूल्य था SP, दोनों का अंतर क्या है, 2100। दोनों का अंतर क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या होता है, लाभ है 28%, यानी ये जो है वो 28% है, यानी 28% बराबर 2100, यानी 4% बराबर 300, 4% बराबर 300, तो आपका कितना परसेंट निकालना है, 4% बराबर 300, तो आपको निकालना कितना है, कितना निकालना है, अरे यार सीधी सी बात बता दो, CP निकाल लो, 100% कितना हो जाएगा, 7500। अब अगर 100% 7500 है, आपने कहा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 2100, कॉस्ट प्राइस 7500 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7500 प्लस 2100, 9600, बात खत्म। समझे ना क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा सेलिंग प्राइस दोनों केस में सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अब इसमें CP पे लाभ लिया जा रहा है तो इतने की बिक रही है, ये सेलिंग प्राइस पे लाभ ले रहा है, इसका CP से हमें मतलब नहीं, दूसरी वस्तु के CP से हमें कैलकुलेट कर लेना है। देखो हमने कहा पहले लाभ का अंतर, इसका 28% है 28 SP/100, इसका भी 28% है 28 SP/100, अंतर कितना है, 588 रुपये, बस। अब यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस माइनस CP। अब दूसरी केस में देखो, दूसरी केस में आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि दोनों का क्या सेम है, आपने कहा 28 SP माइनस 28 CP बराबर इतना, यानी SP माइनस CP आ गया यहाँ से। अब SP माइनस CP आ गया, आपको देगा 28% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी SP माइनस CP आपका 2100 आया। फिर से समझा रहा हूँ, और SP माइनस CP लाभ होता है, यानी लाभ 2100 है और लाभ दिया गया 28%, यानी कि 28% किसका, CP का, CP का 28% 2100 रुपये है, तो CP का 1% हो गया आपका 75 रुपये, तो आप यहाँ से 100% निकालेंगे तो 7500, और सेलिंग प्राइस निकालना तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7500 माइनस 2100, 7500 प्लस 2100। देखो कहा गया एक दुकानदार है, 3 डिस्काउंट देता है सक्सेसिव, 18%, 10%, 15% के, ठीक है, तो वो 564 की बेचता है। कहा गया 30% का डिस्काउंट दे तो कितने की बिकेगी। अब 18%, 15% का सक्सेसिव निकालो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, XY का होता है x + y माइनस XY/100, तो 18 15 का हो जाएगा 18 + 15 33, माइनस 18 गुड़े 15/100, यानी कि 270/100, यानी 2.7, 33 में से घटेगा, यानी ये हो जाएगा 30.3% का। अब 30.3 और 10 का निकाल लो, 30.3 और 10 का निकालोगे तो 30.3 प्लस 10 और माइनस 30.3 इंटू 10, यानी 303/100, यानी 3.03 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 40.3 में से 3.3 घटाना, यानी आपका हो जाएगा 37.27%। पहले केस में 37.27% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि बिकी कितने की होगी हमारी वस्तु, हमारी वस्तु कितने की बिकी होगी भाई साहब, हमारी क्या, इनकी 62.73 की, 62.73% बराबर दिया गया 564.57, तो आपसे पूछा गया 30%, यानी 70% पूछा गया। देखो 7 लगभग मान लो, 7 9 63 कर दो, 7 8 56, 7 1 7, लगभग 9 बराबर 81, अरे 62.73% बराबर इतना, यानी कि 1%, 9 हमने किससे काटा, 7 से काटा, तो 7 9 63, यानी 9% बराबर 81, यानी 1% बराबर लगभग 9 के हो जाएगा, यानी 70% कितना हो जाएगा, 630। अप्रॉक्सीमेशन से किया, मैंने कहा इसको लगभग कितना मान लो, मैंने क्या काम किया, इसको 63 लगभग मान लिया, इसको कितना मान लिया, 7 8 56, और लगभग इसको 7 के करीब लेके चला गया, यानी कि 81 हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप सेल्फ कैलकुलेशन करते तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। देखो निधि दीदी के बारे में बात की गई, कहा गया उन्होंने 2 स्कीम, थोड़ा सा यार, एक तो 2 स्कीम है A और B, जिसमें 2:3 के अनुपात में उन्होंने इन्वेस्ट करा, 200 यहाँ मान लो, 300 यहाँ मान लो, 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें दिया गया। कहा कि A जो है 20% हर साल ब्याज देती है, लेकिन जो ब्याज लगाया जाता है वो हाफ ईयरली लगाया, यानी हाफ ईयरली, अगर पूरे साल का 20%, हाफ ईयरली 10%, तो 1.5 साल में 3 टर्म होंगे, यानी 3 टर्म में मिल जाएगा 33.1%, 33.1% मतलब हो गया 66.2 रुपये ब्याज मिले। अगर 200x होता तो 66.2x पहले पे ब्याज मिल जाता। दूसरे केस में कहा गया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, तो 1.5 साल में 10 + 5 + 10 × 5/100, यानी 15.5%,
300 का 1% यानी 300x का 1% हो जाएगा 3, तो 15.5% हो जाएगा 46.5x। ये ब्याज इस पे मिला, ये ब्याज इस पे मिला। टोटल ब्याज कितना मिलता है? 13,524। टोटल कितना हो जाएगा? 13,524, यानी दोनों जोड़ोगे तो ये 7 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 6 4 10 11, x बराबर 13,524। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अब क्या करूँ? देखो यूनिट डिजिट देखो 7 और इसको 14 बनाना है, यानी 7 दूनी 14 और 11 को 13 बनाने के लिए लगभग 1 पॉइंट, मतलब देखो यूनिट डिजिट 7 को 14 बनाने के लिए 2 और 11 को 11 के करीब ही रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 8 32, 12 के नम 12 3 15, 12 के नम 12 1 13। देखो 13,524, यानी इतना बराबर अगर इतना है तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 1200, 1200 नहीं 120। x बराबर कितना हो जाएगा? 120। अब x बराबर अगर 120 हो गया, देखो यहाँ से जीरो हटाओ, यहाँ x बराबर 120, तो x बराबर 120 तो 200, x बराबर कितना हो जाएगा? 200 गुणे 120, तो 3 जीरो आ जाएगा और 2 गुणे 12 24 हो जाएगा। बोलो आंसर सही है? ये देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया भाई साहब, इसको टेबल को पढ़ना, उत्तर देना। कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल फॉर वोकेशनल कोर्सेज, वीसीज कोई है जिसमें इनरोल किए गए ए और बी सी डी अलग अलग सालों। कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर वीसीज इन इंस्टीट्यूट ए एंड सी इन 2017 एंड 18, यानी ए और सी का 17 और 18 का, 17 और 18 का ए और सी का, तो ए का 17 और 18 और सी का 17 और 18 का, ये जोड़ दो तो 140 165 कितना हो गया भाई साहब? 140 165 305, 305 और 175, 305 और 175 कितना हो गया? 480, और 480 और 150 कितना हो गया? 630। कहा गया जो 630 है इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी एंड डी इन 2016 एंड 19। बी का 2016 और 19 में, यानी बी का 2016 और 19 में, और डी का 2016 और 19 में, इन चारों के सम से कितने परसेंट कम है? तो 150, 180, 330, 2 530, 570, 650, 750, यानी ये पूछा गया ये जो 630 से 750 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 120 कम है। 120 750 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे 120 बटे 750 गुणे 100, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 30, 30 चौको 120, 4 चौको 16%। क्लियर? जब ऐसे नंबर सिस्टम टाइप का कोई प्रश्न आता है मेरा तो मतलब कलेजा खिल जाता है। कहा गया एक्स बराबर अल्फा वाई बराबर बीटा, इसका भी सलूशन है, इसका भी सलूशन होने का मतलब एक्स बराबर अल्फा वाई बराबर बीटा रख दो, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एम अल्फा प्लस एन बीटा बराबर एम स्क्वायर। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दूसरा देखो एन अल्फा प्लस एम बीटा बराबर एन स्क्वायर। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों को लोग घटाओगे तो क्या आ जाएगा? एम माइनस एन इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा कॉमन आ जाएगा, और माइनस बीटा अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा एम माइनस एन इंटू बीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। बोलो क्लियर है? यहाँ से एम माइनस एन एम माइनस एन कट गया, यानी आपका अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? एम प्लस एन आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये प्रश्न क्यों कठिन लगा होगा आपको। बोलो क्लियर है? कहा क्या गया कि सेविंग ऑफ सीमा आर इक्वल टू 16% ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले आप लिखो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखो सेविंग, यहाँ पे लिखो इनकम। कहा गया जो सेविंग है वो कितनी है? 16% है एक्सपेंडिचर का, यानी एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो इसकी 16% यानी 16 रुपये सेव होता है, यानी कमाती कितनी है? 116। कहा गया उसकी इनकम जो है वो 35% से बढ़ जाए। 35%, 116 का 10%, पहले देखो 25% कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा इसका 1/4 हिस्सा यानी 29, ठीक है, और 10% कितना हो जाएगा? 11.6, ठीक है, 10% कितना हो जाएगा? 11.6, यानी टोटल कितना बढ़ेगी? 40.6 से बढ़ के तो ये कितना हो जाएगी? 156.6 हो जाएगी इसकी। अब आपसे कहा गया कि जो एक्सपेंडिचर वो 36% बढ़ जाता है, यानी कि कितना हो गया? 136 हो गया, यानी कि अगर 156 कमा रही है, 136 का एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी बच कितना रहा है? 20 रुपये 60 पैसे। पहले 16 बचते थे, अब 20, यानी 4 बढ़ा, 16 पे लगभग 25% से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज, कितने का? 25% से थोड़ा ज़्यादा का, यानी 4.6, 16 का कितना परसेंट निकालना है? तो आप कहेंगे 4.6 बटे 16 गुणे 100 लगा लो, यानी आप कहेंगे 460 बटे 16, 4 115, 4 से काटोगे 4, 28.75% आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? ए बी सी चुनाव लड़ते हैं, सारे जो वोट पड़े वो वैलिड थे। ए 38% टोटल वोट का पाता है, क्योंकि प्रत्येक 45 वोट पे बी 18 वोट पाता है, ठीक है। द विनर गॉट 5760 मोर वोट्स देन पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। देखो आपसे कहा गया ए 38% पा जाता है, ए पाता है 38%, बी जो है वो 18 वोट पाता है 45 में से, यानी 45 वोट पड़ते हैं तो 18 वोट, यानी कि
अगर 5 वोट पड़े तो वो 2 वोट पाता है, यानी कि 40% वोट पाता है कौन? बी कितना पाता है? 40%। 40 ये पाया, 38 ये, यानी सी कितना पाता है? 22%। अब आप देखो, क्योंकि विनर जो है वो हारने वाले से 5760 वोट ज़्यादा पाता है, यानी कि हारने वाला सी है, जीतने वाला बी। घटेगा कितना हो जाएगा? 18%। 18% आपको दिया गया 5760, यानी 1% कितना हो जाएगा? 320, यानी टोटल 100% कितना हो जाएगा? 32,000। क्लियर? ए कोई कार्य 60 दिन में कर सकता है, बोलो क्लियर है? बी को दिया गया ए 60 दिन में कर सकता है, बी 25% ज़्यादा इफिशियंट है। 25% ज़्यादा इफिशियंट होने का मतलब कि वो कितने दिन में काम करेगा? 20% दिन में कम काम करेगा। समझ लो, यानी 25% इफिशियंट होने का मतलब कि अगर ए 4 काम करता है तो बी 5 काम करता है, ये टोटल काम 240 है, तो ये 5 करते हुए एक दिन में 48 काम करेगा, मतलब 48 दिन में पूरा काम कर लेगा, यानी बी 48 दिन में काम कर लेगा। और सी जो है वो बी से 20% ज़्यादा इफिशियंट है। हमने कहा ये 4 करता है तो ये 5 करता है, और इससे 20% ज़्यादा होने का मतलब ये 6 करता है तो ये 40 दिन में कर लेगा, क्योंकि टोटल वर्क 240 है। अब कहा गया बी अलोन कंप्लीटेड 37.5% ऑफ वर्क। 240 का 37.5% इसने कंप्लीट कर दिया, 37.5% कंप्लीट कर दिया। किसने? बी ने। अब आपसे कहा गया देखो एक बात बताओ, अगर 100% ये कंप्लीट कर लेता है, 100% कंप्लीट करने में इसे 48 दिन लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 25% कंप्लीट करने में 12 दिन, 25% 12 दिन, यानी 2.5 1.2 दिन में। ठीक है, यानी कि देखो 25% 12 दिन में, 2.5% 1.2 दिन में, यानी हम कह सकते हैं 5 से गुणा कर लो, 12.5% कितना हो जाएगा? 6 दिन में। तो 25% ये और 12.5% ये, टोटल 18 दिन, यानी बी ने 18 दिन लिया, 37.5% हो गया। अब बचा कितना है? 62.5%। कितना बचा? 62.5% बचा। 240 का 62.5% बचा है, और करना किसने है? ए और सी ने। यानी बचा है 240 का 62.5%, यानी 240 का 10% होता है 24, तो 60% हो जाएगा कितना? 24 गुणे 6, 144 हो जाएगा। 144 इधर, और 240 का 1% 2.4, तो 2.5% कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 150 यूनिट करना बचा है। 150 यूनिट करेंगे कौन? ए और सी मिलके। ए करता है 4, सी करता है 6, दोनों मिलके 10, तो 150 को करने के लिए 150/10 यानी 15 दिन की आवश्यकता होगी। तो 18 दिन बी ने लिए थे, 15 दिन और, यानी टोटल 33 दिन लगे। इतना कैलकुलेशन है। कहा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अगर एल और बी लंबाई और चौड़ाई माने तो एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू बी, जो कि दिया गया 10,560। सीधे लिख लो इतना। अगर सम ऑफ इट्स वन डायगनल, डायगनल कितना हो जाएगा? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी छोटी साइड मान लो चौड़ाई छोटी है, बराबर है 2.2 टाइम्स ऑफ इसकी बड़ी वाली भुजा की। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो थोड़ा सा, तो इसको बी को इधर भेज सकते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 4.84 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -2 ए बी, यानी कि -4.4 एल बी हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ से आपका 3.84 एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3.84 एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4.4 एल बी। यहाँ से थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप कहेंगे यहाँ से ये कट गया, यानी कि एल बराबर कितना हो गया? इतना एल बराबर इतना बी, यानी कि अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एल बराबर 4.4 ले सकते हो, या 11 से काट दो। 11 से कट रहा है? नहीं, 4 से काट दो, ये 1.1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.96, यानी कि एल को हम ले सकते हैं 11, और बी को लेना पड़ेगा, या एल को ले लो 110, तो बी को लेना पड़ेगा 96, यानी एल बराबर हमारा यहाँ से आ गया 110, और बी बराबर आ गया 96। आ गया? देखो 110 गुणे 96 करोगे इतना आ जाएगा, और एल और बी का अनुपात इतना ही होना चाहिए। अब एल और बी आ गया, आपको दिया गया कि अच्छा हाँ, कहा गया कि इसका पेरीमीटर जो है वो 12 मीटर ज़्यादा है कि स्क्वायर फीट से। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना है? एल प्लस बी कितना है भैया? एल प्लस बी है 206, तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 412। उससे 12 ज़्यादा है, उससे 12 ज़्यादा है किसका परिमाप? वर्ग का, यानी 4a बराबर 424, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, सॉरी, इसका परिमाप 12 ज़्यादा है, तो इसका परिमाप अगर वर्ग से 12 ज़्यादा है, यानी हम वर्ग का परिमाप कह सकते हैं इससे 12 कम है, यानी वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा भैया? देखो वर्ग का परिमाप इससे 12 कम, यानी कि कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप 412 माइनस 12, यानी कि 400। तो 4a बराबर 400, यानी a बराबर 100। अब अगर a बराबर 100 हो गया, यानी वर्ग की भुजा 100 हो गई, तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 100 रूट 2 का हो जाएगा। क्लियर?
देखो x को घटाया जाता है 22, 38, 31 और 55 में से, तो 22 में से x घटाया गया। कहा गया ये जो है प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। प्रोपोर्शन में होने का मतलब 22 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स बराबर 31 माइनस एक्स बटे 55 माइनस एक्स। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, मैंने हमेशा से आपको बताया कि अंतर ले लेना। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 24, यहाँ पे अंतर लोगे तो कितना आ रहा है 16, 16 और 24 का एलसीएम 48, 48 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 66 माइनस 3x बराबर 62 माइनस 2x, यानी यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा कितना 62। देखो 66 माइनस 3x बराबर 62 माइनस 2x, यानी 5x बराबर हो जाएगा 62। एक मिनट, ये कितना हो गया, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो 66 माइनस 3x बराबर 62 माइनस 2x, यानी कि यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4 हो गया। तो आपसे कहा गया x प्लस 5 यानी 9 और 3x माइनस 2 यानी कि 10। 9 और 10 का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट में ए बी, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट 90 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 रूट 10 आपका मीन प्रोपोर्शन। क्लियर। कहा गया कि एक कार की प्राइस जो है वो 250% ज़्यादा है मोटरसाइकिल से, 250% ज़्यादा है। 250% ज़्यादा होने का मतलब कि अगर हम कार की बात करें तो कार की प्राइस जो है मोटरसाइकिल की प्राइस से 100 अगर मोटरसाइकिल की प्राइस है तो उसका 250 यानी 250 ज़्यादा। यानी कि अगर हम मोटरसाइकिल की प्राइस माने, मोटरसाइकिल की प्राइस 100 माने तो कार की प्राइस कितनी होगी 350। अब कहा गया कॉस्ट ऑफ कार इज डिक्रीज बाई 40%। कार की प्राइस कितना घटा देते हैं 40%। 40% कितना हो जाएगा 140, यानी अब ये बचेगी 210। और मोटर की प्राइस क्या कहा गया 40% से बढ़ा दिया जाए, यानी इसकी मोटर की प्राइस हो गई 140। तो कहा गया व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल। एक कार और 2 मोटरसाइकिल, एक कार और प्लस 2 मोटरसाइकिल, तो कितना हो जाएगा 350 और 200, 550 पहले था। एक कार और 2 मोटरसाइकिल यानी 210 प्लस 280 490, यानी 550 से 490 कोई चीज़ हो रही है, यानी 60 की घटोतरी। 550 का 60 कितना परसेंट है 550 का, आप कहेंगे 60 बटे 550 गुणे 100, 50 से 2, 50 से 11, 120 में 11 से डिवाइड करोगे तो लगभग 10.9% मिल जाएगा। क्लियर। क्या हुआ है, कमी हुई है, डिक्रीज हुआ है। क्लियर। देखो सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे थीटा में 45 लेता, लेकिन मुझे पता है 45 लेने पे tan θ/2 cot θ/2 में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो थीटा बराबर आप 30 ले लो, 30 ले लो। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 माइनस cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 इंटू cot 30 की वैल्यू प्लस 1/√3। सिंप्लीफाई करते रहना अपॉन 1 प्लस tan यानी 1 प्लस 1/√3 प्लस sec 30 2/√3। ये प्रश्न आया हुआ है 1 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 माइनस कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। देखो इतना सबको क्लियर हो गया बोलो। और sec 30 कितना है, sec 30 कितना होता है 2/√3। इसी को सिंप्लीफाई करना। ऊपर देखो 4 माइनस 3/2√3 यानी 1/2√3 इधर लिखा हुआ है इंटू ये 3 1 4 4/√3 इधर लिखा हुआ है बट्टे में नीचे देखो अगर हम यहाँ हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ पे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा और 2 गुणे 2/√3 यानी 4/√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 1/2√3 आपका आंसर आया। यानी 1/2 ऐसे ले लो और 1/√3 कितने की वैल्यू होती है tan 30 की, तो यानी 1/2 tan 30 आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे tan 30 थीटा को ही 30 लिया था यानी ये tan थीटा लिख दो, तो tan θ/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ABC कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनकी कैपिटल इस रेशियो में है। अब आप पहले इनका रेशियो निकाल लो, ABC का रेशियो, तो 2 3 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका 3 हो जाएगा, इधर 2 इधर 1, यानी रेशियो ओरिजिनल वाला ये है। कहा गया 6 महीने बाद क्या होता है, ए जो है अपनी आधी कैपिटल निकाल लेता है, यानी ए की कैपिटल बची 1.5, बी अपनी 50% बढ़ा देता है यानी बी की हो जाती है 3, और सी क्या है 100% से बढ़ा देता है यानी सी दोगुनी कर देता है, यानी ये 2 हो गया। तो कहा गया सी का शेयर क्या होगा टोटल प्रॉफिट में। देखो अगर मैं बात करूं तो भैया देखो 6 महीने के लिए इतना, 6 महीने के लिए इतना लगा था, तो 6 महीने ना मान के रेशियो ले लो 1:1, यानी सी का शेयर कितना है 1 + 2, देखो 1 इतना और 1 2 इतना, बटे टोटल शेयर कितना है, सी का हो गया 3, बी का हो गया 5 और ए का हो गया 4.5, तो 3 बटे ये 3 5 8 4 12.5 इतना हिस्सा मिलने वाला है सी को। टोटल प्रॉफिट कितने का है 124230। यहाँ से हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, 25 से काट दो, 25 से काटो, देखो 25 से काटोगे 25 पंचे 125, 25 से ये दोनों 0 100 कट के 4 हो जाएगा, फिर 5 से काट दो, 5 6 30, यानी आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 गुणे कितना हो जाएगा
42 जीरो, जीरो तो लग जाएगा, 24 दूना 48, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, मतलब दहाई का अंक 8 होना चाहिए, दहाई का अंक एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ज्योमेट्री का प्रश्न है। कहा गया पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको स्टार बैच की क्लासेस करी होंगी तो ऐसे प्रश्न आपने किए होंगे। ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, ठीक है। मध्य बिंदु दिया गया इसका और इसका, इसका मध्य बिंदु एन है, पी क्यू का मध्य बिंदु एन है और इसका मध्य बिंदु एम है। कोई बात नहीं, इसे ड्रॉ कर लो, क्यू एम मान लो और आर एन। कहा गया ये दोनों जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते, ये भी बना लो, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते। अब अगर मैं इसको ऊपर वाले भाग को 2x मानूँ तो ये x हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन से बेसिकली मध्य बिंदु को मिलाने वाली मीडियन। और ऐसे इसको 2y मानूँ तो ये y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं MQ को 3y, देखो MQ 3y पूरा है तो MR भी 3y हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये सर्कम रेडियस हो जाएगा, ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यानी ये वाला भाग आपका हो गया 3y। और ये राइट एंगल है तो यहाँ पे लगा दो, ये मैं थोड़ी देर के लिए ए बिंदु नाम दे रहा हूँ। तो RAM राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कर्ण का स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, यानी 3y का होल स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आधार का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यानी यहाँ से 4x स्क्वायर बराबर 8y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, यानी x बराबर √2y आ जाएगा। x बराबर √2y आ जाएगा। अब x बराबर √2y हो गया, कोई बात नहीं। आपने कहा अब उत्तर, मैंने कहा यहाँ पे PQ बराबर आपको RQ बराबर आपको 12 दिया गया। देखो तो यहाँ पे अगर ये भी राइट एंगल है तो यहाँ पे अगर लगोगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बटे 4, यानी कि 144 बटे 4 यानी कि 36। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, यहाँ पे आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर बराबर 36, यानी y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12, यानी y बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 2√3। क्या किया मैंने इसमें लगा दिया पाइथागोरस। कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में, RAQ में ट्राइंगल। ये हमने कहाँ से प्राप्त किया? RAQ ट्राइंगल से। ये वाला कहाँ से प्राप्त किया? ट्राइंगल RAM से, ट्राइंगल RAM से। फिर हमने ये वाली वैल्यू कहाँ से निकाली? x बराबर √2y इसमें रख दिया, तो y बराबर 2√3। आपको निकालना है RN आपको पता है ये 2x है, ये x है, तो 3x निकालना है। y बराबर 2√3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2√6। x बराबर 2√6 और 3x आपको निकालना है, यानी 6√6 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया आपने 2x 2y क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये मीडियंस है, मीडियंस एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो होता है वो इनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि RN 2:1 के रेशियो में, यानी ये 2 हिस्सा होगा तो एक हिस्सा, ऐसे ये मीडियन भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। बोलो अच्छा प्रश्न है नहीं? समझ आ गया? अगर समझ में आ गया तो ठोक दो लाइक। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है। अब आपको कहेंगे यहाँ से एक ट्रिक बताओ मुझे। मैंने कहा ट्रिक कुछ भी ना जानो, बस आपको दोनों ट्राइंगल में फटाफट वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। एक धन है 8% पर एनम के हिसाब से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 2944 रुपये कम है किससे? अगर सेम सम को 10 साल के लिए डबल रेट पे इन्वेस्ट किया जाए। 10 साल के लिए कितने? डबल रेट पे, यानी 16% एक साल में मिलेगा। पहले 8% था, उसका दुगना 16%, 10 साल में 160% ब्याज मिल जाएगा। पहले कितना मिलता था? 8% 3.5 साल के लिए। 8% 3.5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 8% 3 साल के लिए 24, और देखो 8% 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से 4 और जोड़ दो, 28% पहले केस में ब्याज मिल रहा था, यानी 160% माइनस 28% बराबर आपको दिया गया एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, एट द सिंपल 2944 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, 28% पहले केस में ब्याज मिल रहा था, 160% दूसरे केस में, किसका अंतर दिया गया? कहा कि ये सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ इतना एट सिंपल इंटरेस्ट इज 2900, यानी ये जो सम टोटल मिलेगा आपको यहाँ पहले केस में जो सम है दूसरे केस के ब्याज से 2944 कम। पहले केस में सम कितना हो जाएगा? 28% ब्याज मिल रहा है, 100% खुद है, यानी 128% पहले केस में सम हो जाएगा। सम मतलब अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो 28% इंटरेस्ट 100% खुद। अब इसका अंतर दिया गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 32% दिया गया 2944, यानी 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 32 नवैया कितना होता है भैया? 32 नवैया 288, ये 6 बचेगा 6 64, 32 दूना 64, यानी 1% बराबर 92, तो 100% बराबर 9200 हो जाएगा। क्लियर? कहा गया एक कार 40 मिनट 40 के स्पीड से, 50 मिनट 45 की स्पीड से और 90 मिनट 60 के स्पीड से ट्रेवल करती है, एवरेज स्पीड निकालो।
देखो 40 मिनट होता है 2/3 घंटे, तो 40 की स्पीड से 2/3 घंटे 80/3 किलोमीटर ऐसे चल लेगी। 50 मिनट 5/6 घंटे, 5/6 घंटे 45 की स्पीड से 45 गुणे 5/6 यानी कि 15 गुणे 5/2 यानी 75/2 किलोमीटर इससे गई। और 90 मिनट में 60 की स्पीड से यानी 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर इससे जाएगी। और ये टोटल डिस्टेंस हो गया, बटे टोटल टाइम लगा देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। टोटल टाइम 40, 50, 90 और 90 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा 160, यहाँ पे 3 से गुणा 225, यहाँ पे 6 से गुणा 540 और ये 6 नीचे वाला 3 हो जाएगा। यानी ये 160, 540, 700, 200, 925/18 आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे 18 पंचे 90, 18 का 18 बचेगा 7/18। यहाँ पे 18 का लेना, आपका उत्तर हो जाएगा 51 से 7/18 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा गया कोई कार्य करने में ए जो है बी और सी के बराबर, मतलब बी और सी एक साथ जितने देर में करते हैं उतने देर में अकेले काम कर लेता है। यानी ए जो है बी प्लस सी के बराबर ही काम करता है। यानी बी प्लस सी अगर 1 यूनिट करते हैं तो ए भी 1 यूनिट अकेले कर लेते हैं। कहा गया ए और बी 20 दिन में कोई कार्य कर लेते हैं, मतलब वही वाला कार्य बी 20 दिन में कर लेते हैं और सी अकेले जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी अगर काम करे तो 20 दिन में हो जाता है, सी अकेले करे तो 30 दिन में हो जाता है। कहा गया बी और सी ने 8 दिन काम कर दिया, तो आपको बताना है ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। देखो आपने कहा ए बी मिलके 20 दिन में, सी 30 दिन में, यानी तीनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे। 20 गुणे 30/20 10 20 धन 30 यानी कि 600/30 यानी कि 600/30 कितना हो जाएगा 12। यानी ए बी सी मिलके 12। आपको पता है ए करता है 1 यूनिट, बी करता है बी प्लस सी 1 यूनिट, यानी 2 यूनिट एक दिन में हो रहा है तो 12 दिन में होता है। यानी टोटल काम कितना हो गया 24। अब टोटल काम हो गया 24। ठीक है, आपसे कहा गया बी और सी 8 दिन तक काम कर देते हैं। बी और सी एक दिन में करते हैं एक काम, 8 दिन में 8 काम, यानी 16 यूनिट अब बचा हुआ है। अब 16 यूनिट एक को करना है, एक दिन में करता है एक, 16 यूनिट को 16 दिन में करते हैं। देखो भैया प्रश्न आसान है। कहा गया फॉलोइंग ग्राफ को पढ़ना, उत्तर देना है। 2 कंपनियां हैं, उनका अलग अलग सालों में प्रॉफिट परसेंटेज दिखाया गया और जो प्रॉफिट है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर गुणे 100 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया। कहा गया ए का 2017 में जो एक्सपेंडिचर है, 2019 में जो एक्सपेंडिचर है, दोनों बराबर है, दोनों जगह एक्सपेंडिचर बराबर है। मान लो 100 रुपये का खर्चा यहाँ है, 100 रुपये का खर्चा यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, कहा गया देन द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ कंपनी इन 2017 एंड 19 वाज। देखो एक बात बताओ, 100 रुपये पे 30 रुपये का अगर फ़ायदा, 30% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 30 रुपये का फ़ायदा यानी 130 कमाई यहाँ होगी। और 100 रुपये पे 35% का फ़ायदा यानी 35 रुपये का फ़ायदा, 100 खर्च करने के बाद 35 रुपये का फ़ायदा यानी 135 की कमाई यहाँ होगी। तो इसी का अनुपात निकालना था, 5 से काटेंगे 26, 5 से काटेंगे 27, यानी कि इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा 26:27। 2020 में टोटल इनकम ए और बी का 531 करोड़ था, उनका एक्सपेंडिचर सेम था। तो कहा गया टोटल एक्सपेंडिचर दोनों कंपनी का बताना है। ग्राफ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ग्राफ पे लेके चलता हूँ। कहा गया, क्या कहा गया, ए और बी का टोटल जो कमाई है वो कितना है 531 करोड़। ठीक है, 2020 में। देखो अगर और एक्सपेंडिचर सेम है, मान लो एक्सपेंडिचर दोनों का 100 है, तो एक तो 40% फ़ायदा कमाती है यानी 40 का फ़ायदा यानी इसकी कमाई 140, दूसरा 55% का फ़ायदा यानी कि कितना हो जाएगा 155। ठीक है, यानी दोनों की कमाई, इसकी देखो ये 100 पे 55 का फ़ायदा यानी 155 इसकी कमाई होगी, तभी तो 100 खर्च करने के बाद 55 बचता है, यानी 155 इसकी कमाई, 140 इसको कमाई। अगर हम इसमें क्या निकालें, इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें दोनों की कमाई का सम, दोनों की कमाई का सम कितना हो जाएगा 295। ये तो है, देखो 295। ठीक है, 295 और 295 बराबर 531 दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया है खर्चा, यानी कि 55 और 40। अच्छा 55 और 40 नहीं, आपसे पूछा गया खर्चा, यानी कि 100 दोनों केस में आपने खर्चा, ये तो लाभ में जोड़े दे रहा था, यानी 100 200 पूछा गया। अगर 295 बराबर 531 तो 200 बताना है। अब काटो पीटो, 49 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 49 से कट रहा है 49, 7 चौको नहीं ये कटेगा 99, 11 से कट रहा है, 11 25 11 चौको 44, 9 नहीं कट रहा है। 531 का फैक्टर कौन सा, 5 3 8 1 9, 5 9 14 2 16, यानी कि 295 बराबर। ठीक है, तो 200 बराबर कितना हो जाएगा 531 बटे 295 और गुणे में लगा दो भैया 200। ठीक है, अब आप यहाँ 5 से काटो, 5 25 25, 5 25 25 हो गया और 5 9 45 हो गया। 5 से काटोगे 40, 59 9 ये हो जाएगा, 9 गुणे 40 360 करोड़ खर्चा आ रहा है, 360 करोड़ खर्चा। तो ये आपका उत्तर। आराम से करो, आराम से प्रश्न हो जाएगा। कहा गया 2 बर्तन हैं ए और बी जिनकी मात्रा 8 लीटर है। ए और बी दोनों की मात्रा 8 लीटर है, यानी 8 लीटर ये है 8 लीटर है। कहा गया फुल है एसिड और वाटर से, यहाँ पे लिख लो एसिड, यहाँ पे लिख लो वाटर। ठीक है, क्या किया जाता है, कहा गया पहले में 3:1 के रेशियो में 8 लीटर अगर टोटल है तो 6 लीटर एसिड होगा, 2 लीटर वाटर होगा। दूसरे में 5:3 यानी 5 लीटर ये है तो 3 लीटर ये है। अब कहा गया 2 लीटर
बी का निकाला जाता है। अगर बी का 2 लीटर निकालेंगे तो उसमें से आपको पता है कि 5/8 हिस्सा एसिड निकलेगा, 2 का 5/8 हिस्सा यानी कि 5/4 लीटर एसिड निकलेगा। 5/4 यानी 1.25 एसिड निकल के यहाँ पे एसिड एडेड हो जाएगा। और 3/8 हिस्सा, 2 का 3/8 हिस्सा यानी 2 × 3/8 यानी 3/4 लीटर, 3/4 यानी 0.75 लीटर क्या निकल के जाएगा, वाटर, जो कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0.75। ठीक है, यानी अगर हम अब मात्रा की बात करें तो 7.25 ये हो गया एसिड और वाटर कितना हो गया 2.75। यानी अगर और इसमें बात करूँ तो इसमें हो जाएगा 3.75 और ये कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखो हमने क्या काम किया, देखो अब रेशियो निकालो, रेशियो निकालोगे 25 से काटोगे 25 दूना 50, 25 नवैया 225, 25 से काटोगे 1.1। अब कहा गया इसका ए का 2 लीटर निकाला जाता है। 2 लीटर अगर भाई साहब निकालोगे तो एसिड उसमें कितना होगा 2 × 2.9 बटे कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी कि 2 × 2.9/4 यानी कि 2.9/2 यानी 2.9/2 यानी 1.45 लीटर एसिड यहाँ से निकलेगा और यहाँ ऐड हो जाएगा। यानी एसिड कितना हो जाएगा 1.45 और 1.4 जब 2 लीटर में से 1.45 लीटर एसिड आया है तो वाटर कितना आया होगा 0.55। तो ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5.2 लीटर यहाँ पे एसिड हो गया और वाटर की मात्रा कितनी हो गई भैया 2.8। तो इसी का रेशियो निकालना था। 4 से कर दोगे 0.4 से तो ये 13 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो आपका अनुपात 13:7 हो जाएगा। कैलकुलेशन थी मैं मानता हूँ लेकिन आसान प्रश्न। कहा गया 250 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी जो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब स्पीड का सम होना है, 9 सेकंड में पार कर लेती है। देखो अगर ट्रेन की स्पीड x है तो 10 की स्पीड से अगर व्यक्ति उल्टे दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x+10 यानी x+10 की स्पीड से x+10 किलोमीटर प्रति घंटे तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 5/18। इतनी स्पीड से वो 9 सेकंड लगाती है तो 9 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये स्पीड है, ये टाइम, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। और अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है 250। 9 से 1 = 2, 5 से 1 = 50, 50 दूना 100 यानी x+10 बराबर 100 यानी x बराबर 90 आ गया। यानी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा कि ये ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन को 63 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलती हुई ट्रेन को कितनी देर में पार, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती तो उसके द्वारा चली गई दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई का योग यानी 450 बटे अगर सेम ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 - S2 यानी 90 - 63 यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में बदले 5/18 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 5 15, 15 से ये 30 हो जाएगा, 30 का 2 में गुणा यानी 60 सेकंड टाइम लगेगा। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम पे 1.5 साल के लिए 20% पर एनम से 1716 रुपये है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली डिफरेंस दिया गया, देखो समझो बात को, तो अगर 20% पर एनम मिलता है, अगर हम हाफ ईयरली लगाएं तो 10% रेट हो जाएगा। 1.5 साल में 3 बार लगेगा 10%, 10%, 10% यानी कि हाफ ईयरली लगाएंगे तो अभी हमने किया था कि 33.1% ब्याज मिलता है। और अगर हम एनुअली लगाएंगे तो 20% और एक बार 10% यानी टोटल आपको मिलेगा 32%। कितना मिलेगा 20 10 हाँ 32% ब्याज मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1.1%। 1.1% कितना दिया गया 1716 दिया गया। ठीक है 1716 दिया गया यानी 1.1% बराबर 1716। तो 1% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से काट दो 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 1% बराबर 1560। तो 100% कितना हो जाएगा 15,600, सॉरी 1,56,000। वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, फिर से पूछ लिया। तो क्या 5 पेन 8 पेंसिल का मूल्य 131 रुपये, पेन को n मान ले रहा हूँ, लास्ट वाला 5n, पेंसिल में l आता है लास्ट में, 8 पेंसिल यानी 8l बराबर 131। बोलो क्लियर। कहा गया एक पेन का कीमत 2.5 रुपये बढ़ा दिया जाए, एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे घटा दिया जाए तो 6 पेन की कीमत अभी कितनी हो जाएगी 6 पेन, पहले n था उससे 2.5 रुपये एक पेन पे बढ़ा तो 6 पे कितना बढ़ा होगा 15। और एक पेंसिल की कीमत कितनी घटाई गई है 50 पैसे, तो 7 पेंसिल पे कितना घट जाएगा, 7 पेंसिल की अब कीमत कितनी हो जाएगी, पहले तो 7l होती लेकिन अब एक पेंसिल पे 50 पैसे कम यानी कि 7 पेंसिल पे 3.5 कम। और ये टोटल कितना दिया गया 157। 15 में से 3.5 घटेगा कितना हो जाएगा 11.5, 11.5 इधर से घट जाएगा कितना हो जाएगा 145.5। अब आप क्या काम करो, इसमें से इस इक्वेशन को घटा लो, यानी एक पेन माइनस एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी, देखो ये कितना आ जाएगा 14.5। अब सॉल्व कर लो फटाफट। अब क्या काम करें, ये घटाया क्यों, क्योंकि हम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो आपको क्या निकालना है,
आपको कुछ नहीं निकालना, आपको कुछ नहीं निकालना, 5 से गुणा कर दो, 5n माइनस 5l बराबर 14.5 गुणे 5 यानी 72.5। और इस इक्वेशन को घटा दो तो 8 5 13l हो जाएगा। 13l बराबर 72 इसमें से घटेगा, पहले 72 घटता तो कितना आता, ये 9 हो जाता यानी 8 हो जाएगा आप, और यहाँ से 12 में से 7 घटता 5 यानी कि 13l बराबर 58.5 यानी l बराबर कितना हो जाएगा 13 चौको 52 13 पचे 65 यानी पेंसिल की कीमत हो गई 4.5 रुपये। तो 2 पेंसिल की कीमत 9 रुपये। और आपने अभी निकाला था कि पेंसिल माइनस पेन पेन माइनस पेंसिल बराबर 14.5, तो अगर पेंसिल की कीमत 4.5 है तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 19 रुपये। तो 7 पेन की कीमत 133 रुपये, तो टोटल कीमत 133 9 142 रुपये। क्लियर। इससे कैलकुलेटिव प्रश्न अगर आपने देखे हो 25 प्रश्न एसएससी में कभी पूछे गए हो तो मुझे बताना, ठीक है। मैंने इसी वजह से आराम से करवाया। और सच बताऊं तो ये जब शिफ्ट करवा रहा था तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन 2500 प्रश्न भाई साहब कैलकुलेटिव थे। इसमें 3-4 प्रश्न छोड़ दिए जाए तो 20 के 20 कैलकुलेटिव थे। और इससे कैलकुलेटिव आपके एसएससी में आई एम डैम श्योर कि नहीं आ सकता। कैलकुलेशन का बाप है ये। मेंसुरेशन से 1-2 प्रश्न पूछेंगे, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा दबा के पूछ लीजिए। हालांकि मेंस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, आप इस लेवल की कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लो, घबराना नहीं है, आराम से करना, ठीक है। अगर इतने लेवल का कैलकुलेटिव प्रश्न आ गया ना तो 100 प्रश्न में से जो 80 कर लेगा ना वो टॉपर हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली शिफ्ट के सोल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा यही वाला, तो थोड़ा वेट कर लेना, मैं अभी पढ़ूंगा फिर उसके बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है।